अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं कुरैशी सर की पाठशाला। आज के हम अपने इस वीडियो में जॉन लॉक साहब के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने थॉमस हॉब्स के सिद्धांत को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उदारवाद की पिता कहे जाते हैं जॉन लॉक साहब। पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं जॉन लॉक साहब के बारे में कि उदारवाद के पिता क्यों कहे जाते हैं। क्योंकि जॉन लॉक साहब जो हैं ये नवीन उदारवादी हैं। ठीक है, उदारवाद भी दो प्रकार का है, पुरातन उदारवाद और नवीन उदारवाद। पुरातन उदारवाद में जेम्स मिल, जेफरसन और टॉमस पेन टाइप आदि लोग आते हैं, लेकिन जो नवीन उदारवाद में ये हमारे जॉन लॉक साहब आते हैं। तब आप कहेंगे नवीन और पुरातन उदारवाद में फ़र्क क्या होता है। तो पुरातन उदारवाद वो उदारवाद था जो राज्य को आवश्यक संस्था मानते हुए भी लेकिन एक आवश्यक बुराई के रूप में मानता था। लेकिन जो नवीन उदारवाद है वो राज्य को क्या मानता है, मनुष्य की स्वतंत्रता का रक्षक मानता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो है राज्य की आवश्यकता है, यानी कि राज्य ज़रूरी है। तो ये अंतर है पुरातन और नवीन उदारवाद में। अब जान लेते हैं लॉक साहब की ज़िंदगी के बारे में कि लॉक साहब क्या थे। तो इनका जन्म हम आपको बता दें 1632 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की थी और कुछ समय के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ही टीचर के पद पर नियुक्त हो गए थे। इसके बाद इन्होंने 2 वर्ष तक डॉक्टरी सीखी, फिर उसके बाद में डॉक्टर हो गए। एक चिकित्सक के रूप में इनकी मुलाकात हुई लॉर्ड एशले साहब से। लॉर्ड एशले साहब आगे चलकर अर्ल ऑफ शेफ्टसबरी बने। लगभग 15 वर्ष तक अर्ल ऑफ शेफ्टसबरी के ये क्या बने रहे, आपको कह सकते हैं निजी चिकित्सक के रूप में या पर्सनल डॉक्टर के रूप में ये बने रहे। और ये अर्ल ऑफ शेफ्टसबरी के क्या थे, बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति थे। ठीक है, लॉक अपने बचपन की बात करते हैं कि ये उदारवादी क्यों हुए। जब ये बचपन के 10 वर्ष की अवस्था में थे तो क्या हुआ था, इंग्लैंड में सिविल वॉर हो गया था। ठीक है, संसद और राज्य पक्ष के लोगों में एक गृह युद्ध हो गया था, जो गृह युद्ध 8 साल तक चला। इस गृह युद्ध में लॉक प्यूरिटन संप्रदाय के थे। तो अब हम क्या बताएं, तो लॉक जो थे प्यूरिटन संप्रदाय के थे, इसलिए पार्लियामेंट के समर्थक थे। ठीक है, और अंत में इसमें क्या हुआ था, क्रॉमवेल की जीत हुई थी। ठीक है, तो 1668 ईस्वी में क्रॉमवेल की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि राजा का लड़का जो होता है वो 1660 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय के नाम से दोबारा इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, फिर उसका उत्तराधिकारी होता है जेम्स द्वितीय। वो भी निरंकुश शासन करना चाहता है, इसलिए उसका भी पार्लियामेंट से लड़ाई हो जाती है। फिर उसके बाद में पार्लियामेंट उसके दामाद यानी कि राजकुमार विलियम ऑरेंज को बुलाती है, और राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेंज के आने पर 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की शानदार क्रांति होती है। उसके बाद में बिल ऑफ राइट्स पास किया जाता है। तो ये सब, इन सब घटनाओं का इनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। एक तो इनके पिता बड़े उदार आदमी थे। अपने पिता और अपने दोस्तों के प्रेम की वजह से इन्होंने हमेशा यही देखा कि आदमी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आपने थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में देखा होगा, आदमी बड़ा बुरा होता है। ये उदारवादी आदमी हैं, ये जहाँ पर भी बात करेंगे मतलब ये ह्यूमन कैरेक्टर की बहुत तारीफ़ करेंगे, कहेंगे आदमी मूल रूप से क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। अब ये इनके बाद किस्मत इनके ऊपर और भी यूँ भी मेहरबान थी, क्योंकि भैया विलियम ऑफ ऑरेंज की इनसे निजी जान पहचान थी और ये उनके विशेष कृपा पात्र थे। ठीक है, तो विलियम ऑफ ऑरेंज जब राजा बनते हैं इंग्लैंड के तो इन्हें कमिश्नर ऑफ अपील्स का पद दे देते हैं। अब भैया इनकी कमिश्नर ऑफ अपील्स के पद पर पहुंच जाएंगे, ऊंचे पद पर, तो इनकी ज़िंदगी में तो मज़े ही मज़े हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, ये अस्वस्थ हो जाते हैं, इनको शायद टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है और 1700 ईस्वी में अपनी अस्वस्थता के कारण त्यागपत्र दे देते हैं। और उसके 4 साल बाद यानी कि 1704 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जान लेते हैं इनकी थोड़ी बहुत रचनाओं के बारे में। इनकी जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो 50 साल की उम्र के बाद ही प्रकाशित हुई हैं। इनकी पहली जो रचना प्रकाशित हुई वो थी अ लेटर ऑन टॉलरेशन, जो प्रकाशित हुई थी 1689 ईस्वी में। ठीक है, बाकी 2 रचनाएं जो इनकी हैं वो 1690 ईस्वी में प्रकाशित हुई हैं। 1690 ईस्वी में कौन सी प्रकाशित हुई हैं, 2 ट्रीटीज़ ऑन गवर्नमेंट। 2 ट्रीटीज़ ऑन गवर्नमेंट इन्होंने लिखी थी। 2 ट्रीटीज़ ऑन गवर्नमेंट 1690 ईस्वी में, शासन पर 2 निबंध। और 1690 ही ईस्वी में इन्होंने लिखा था एसे कंसर्निंग ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग,
तो आप समझ गए होंगे ये इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं थीं। अब शुरू करते हैं इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। जैसा कि हम बता चुके हैं ये उदारवादी हैं, राज्य का कम से कम हस्तक्षेप जानते हैं, तो ये मानव को क्या समझते हैं, बहुत ही अच्छा समझते हैं। ठीक है, इनके अनुसार क्या होता है, मानव एक विवेकशील प्राणी होता है। ठीक है, जो विवेकपूर्ण होने के कारण वो स्वेच्छापूर्वक नैतिक व्यवस्था को स्वीकार करके उसमें जीवन व्यतीत करना अपना परम कर्तव्य समझता है। आसान सी भाषा में कहें, आदमी कैसा होता है, प्रेम वाला होता है। ठीक है, आदमी भोला होता है, अच्छा होता है, उसके अंदर दैवीय गुण होते हैं। क्या होता है, आदमी लोगों से इसलिए नहीं मिलता जुलता क्योंकि उसे लोगों से मतलब होता है, बल्कि लोगों के प्रति उसका लगाव होता है, इसलिए वो लोगों के साथ रहना पसंद करता है, इसीलिए वो सामाजिक प्राणी है। ऐसा जॉन लॉक साहब कहते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अब वो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हैं। अब उनकी प्राकृतिक अवस्था भी देख लीजिए। इनकी प्राकृतिक अवस्था तो बिल्कुल देवतुल्य है, मतलब समझ लीजिए बिल्कुल स्वर्ग आ गया यहाँ ज़मीन पर। इनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, उसमें युद्ध नहीं था, शांति थी, सद्भावना थी, पारस्परिक सहायता थी, रक्षा आदि की अवस्था थी। मनुष्य शांति के साथ निवास करते थे और पूर्ण स्वतंत्र थे, यानी सब स्वतंत्र थे, कोई एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था, सब मिलजुल के रहते थे बड़े प्रेम से, लोग हमदर्द थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। तो ऐसी जॉन लॉक साहब की प्राकृतिक अवस्था थी, स्टेट ऑफ नेचर था। लेकिन अब इस स्टेट ऑफ नेचर में भी कुछ कमियां थीं। कमियां क्या थीं, अब वो देख लेते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता था, क्योंकि सब स्वतंत्र थे। अब भैया किसी के ऊपर कोई पाबंदी तो थी नहीं, तो कोई निश्चित प्रकट करने की संपन्न व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था। ठीक है, वहाँ कोई आपस में मतभेदों, जब कोई मतभेद हो जाते थे तो उसका कोई निर्णय कैसे करे, क्योंकि वहाँ पर तो सब समझते थे हम सही हैं, हम अच्छे हैं। तो बताइए वहाँ पर निर्णय कौन करेगा। निष्पक्ष न्यायाधीशों का अभाव था, कोई ऐसी संस्था नहीं थी कि जो सर्वमान्य हो। जैसे कि बड़े होते हैं, विधि होती है, अदालत होता है, संविधान होता है, उस प्राकृतिक अवस्था में कुछ नहीं था। जब देश नहीं था, राज्य नहीं था, तब ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि भाई आदि मानव टाइप का मनुष्य किसके पास जाए अपना फैसला करवाने के लिए कि भैया इन्होंने हमारे अधिकारों में हनन कर रहे हैं, या इन्होंने हमारा सेब खा लिया, या ये संपत्ति हमने रखी थी इन्होंने कैसे ग्रहण कर ली। तो ऐसे मसले जो होते थे उनको कोई भी वो नहीं होता था, कोई भी निर्णायक नहीं मिलता था, निर्णय को कार्यान्वित करने वाली शक्ति का अभाव था। इन असुविधाओं के कारण व्यक्तियों को प्राकृतिक अवस्था में रहना क्या हो गया था, कठिन हो गया था। ये 3 जो थी ये बड़ी असुविधाएं थीं। ठीक है, अब इन 3 बड़ी असुविधाओं को दूर करने के लिए लोगों ने क्या किया, लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और एक समझौता किया। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के समझौते होते हैं। पहला समझौता सामाजिक होता है और दूसरा समझौता क्या होता है, राजनीतिक होता है। इन समझौतों के बाद क्या होता है, राज्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो पहले समझौते के द्वारा मनुष्यों ने यह निश्चित किया, क्या किया कि वो प्राकृतिक अवस्था का अंत करेंगे। ठीक है, पहले समझौते के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत हुआ। ठीक है, वो ये निश्चित करते हैं कि अपने संबंध में ये व्यवस्था करने का अधिकार वो समाज को देते हैं, यानी अपने जितनी भी स्वतंत्रता है अब वो समाज को देते हैं कि अब समाज हमारे, अब इसका परिणाम क्या होगा, उस कानून के निर्माण का अधिकार अब सब समाज को होगा, जिन्हें वो मनुष्य व्यक्तिक और सामाजिक हित के लिए उपयोगी समझेगा। अब दूसरी क्या बात होगी इसके अंदर, अब हम समझ लेते हैं दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी। ठीक है, हित के लिए उपयुक्त समझेगा। अब सब लोग मिलजुल करके एक समाज के फैसले का पालन करेंगे। दूसरा समझौता इस प्रकार का था कि वो समाज के मनुष्य मिलकर एक शासक, एक हो या व्यक्तियों का समूह हो। अगर राजतंत्र होगा तो एक शासक होगा, या मान लीजिए पंचायत या पंच वगैरह होंगे तो व्यक्तियों का समूह होगा। वो सब मनुष्य मिलकर एक शासक या व्यक्तियों के समूह से दूसरा समझौता करते हैं, जिसके द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति होती है। ये समझौता एक प्रकार के शासक और शासितों के मध्य होता है। क्या होता है, शासक और शासितों के मध्य होते हैं। इसकी व्याख्या करने और उन्हें मनवाने का अधिकार होता है। अब क्योंकि ये जो लॉक साहब हैं ये उदारवादी हैं, उदारवादी लोग क्या करते हैं, राज्य का हस्तक्षेप कम से कम मानते हैं। ठीक है, तो मतलब इनका शासक क्या होगा, मर्यादित होगा। ये शासक के ऊपर ये मर्यादा लगाते हैं कि जिस तरह से प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति की रक्षा करने के लिए राजनीतिक समाज में आदमी ने प्रवेश किया था, तभी प्राकृतिक अवस्था का अंत हुआ था।
तो ये जो समझौता होगा इसके अनुसार जो शासक बनेगा वो भी व्यक्ति की संपत्ति और जीवन की रक्षा करेगा। इन्होंने प्राकृतिक अधिकार माना है संपत्ति और जीवन की रक्षा को। ठीक है, वो ये समझते हैं कि प्रभुसत्ताधारी समझौते की शर्तों का अगर उल्लंघन करता है और सार्वजनिक हित के विरुद्ध शासन करता है तो लोग क्या करेंगे, लोगों को ये अधिकार होगा कि उसे उसके पद से हटा दें और उसकी जगह किसी और को नियुक्त कर दें। और तीसरी उनके समझौते की सबसे मेन बात ये है कि वो जो शक्ति है जिसके द्वारा शासक को राज्य करने की शक्ति प्राप्त हुई है उसे लोक संविदा कहते हैं। उसे लोक संविदा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते बल्कि उसे ट्रस्ट कहते हैं, यानी वो धरोहर है। यानी कि वो जो शासन करने की शक्ति है वो लोगों की अमानत है। राजा का काम है कि वो लोगों की अमानत को, लोगों की धरोहर को लोगों तक पहुंचा दे। तो इस प्रकार से एक नई व्यवस्था का जन्म होता है जिसे हम समाज कहते हैं, यानी आदर्श कल्याणकारी राज्य, जो कि उदारवादियों की थ्योरी होती है कि राज्य का क्या काम है, लोगों की रक्षा करना। और राज्य क्या होता है, राज्य में कोई मनचला कानून नहीं होता है। आदर्शवाद के अनुसार, उदारवाद के अनुसार राज्य में विधि का कानून होता है और इसके अनुसार ये व्यक्ति को क्रांति या विरोध करने का भी अधिकार देते हैं। उदारवादी लोग साहब व्यक्ति को अधिकार देते हैं कि अगर राज्य उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा को हानि पहुंचाए तो आदमी क्या कर सकता है, उस राज्य के विरुद्ध खुला विद्रोह कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।